हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ 25 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, the type of contract in which contract price varies with variations in price of material and rate of labor। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस वरी करता है, किसमें चेंजेस से, अगर इनपुट्स के प्राइस चेंज हो गए यानी कि मटेरियल और लेबर अगर चेंज हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सक्लेमेशन क्लोज। सी, कॉन्ट्रैक्ट जो है फिक्स प्राइस है, लेकिन उसमें एक क्लोज डाल दिया जाता है जिसे बोलते हैं एस्केलेशन क्लोज। उसमें ये लिखा होता है कि अगर एक परसेंटेज के बियॉन्ड इनपुट्स के प्राइस में चेंजेस होता है, यानी कि मटेरियल, लेबर या जो भी चीज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं इनपुट्स, उसमें चेंजेस होता है, तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज के बियॉन्ड जो चेंज होगा उसका कितना पोर्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा और कितना पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा, ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज एड ऑन कर दिया जाता है, जिससे कि अगर फ्लक्चुएशन उस बियॉन्ड लिमिट के से एक्स्ट्रा होता है तो उसका पर्टिकुलर बर्डन जो है दोनों में डिवाइड किया जाता है और ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करते समय डिसाइड हो जाता है कि कितना पोर्शन कौन बियर करेगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, TAS refers to the part payment made by contractee to the contractor on the basis of certificate issued by the architect to the contractee। देखिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है रियल सेक्टर में ज्यादातर यूज होता है। किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि वो 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो उसमें क्या होता है कि जितना भी काम होता है उतना कॉन्ट्रैक्टी का जो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है वो आता है और वर्क को सर्टिफाई करता है। क्लियर है? तो जितना काम हुआ है उसका जितना पोर्शन वो सर्टिफाई कर देता है, उस सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि उसको एज पर गिवन स्टैंडर्ड है, तो उसको वो सर्टिफिकेट दे देता है, वर्क सर्टिफाई हो जाता है। और जो उसको अनसेटिस्फैक्टरी लगता है उसको वो क्या कर देता है? अनसर्टिफाइड वर्क। सी, तो जितना वर्क सर्टिफाई होता है उस वर्क के कुछ एक पोर्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस पेमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपसे यही पूछा था कि भाई जितने काम के लिए जो है सर्टिफिकेट इशू होता है उसके लिए जो पेमेंट मिलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस पेमेंट। और जो अगर ये पूछे कि वो वर्क होता क्या है, वो होता है वर्क सर्टिफाई। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जितना काम चल रहा है तो जिसमें जितने काम के लिए आपको सर्टिफिकेट मिला वो हो गया वर्क सर्टिफाई, और जितने काम के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, अनसेटिस्फैक्टरी रहा आर्किटेक्चर और इंजीनियर, उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर? तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस इज द समेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर? Moving on the next question, question number 3. The amount expended by the contractor on a contract not completed at the end of accounting period। अकाउंटिंग पीरियड तक जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ उसके ऊपर जो अमाउंट एक्सपेंड की जाती है उसको क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि हमने जितना भी काम किया है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई। तो सारा का सारा जो काम है उसको क्या कहोगे आप? उसके ऊपर जो एक्सपेंड किया गया है दैट टोटल इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। तो गिवन सिचुएशन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्क डन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रूव्ड बाय आर्किटेक्ट और इंजीनियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। सिंपल, एक ही में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि जो काम कंप्लीट हो गया है और उसको आर्किटेक्ट या इंजीनियर ने अप्रूव्ड भी कर दिया है उसको क्या बोलते हैं? वर्क सर्टिफाई। और जिसको नहीं करता है अप्रूव्ड वो होता है अनसर्टिफाइड वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, द पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाई रिटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टी टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। देखिए, जितना काम सर्टिफाई होता है, सपोज 50% वर्क सर्टिफाई हुआ तो इस 50% का कितना परसेंटेज पे किया जाएगा? सपोज 50% जो वर्क सर्टिफाई हुआ है उसका 80% पेमेंट की जाती है, तो इस 80% को क्या बोलेंगे? कैश रेशो।
यानी कि वर्क सर्टिफाई का जितना परसेंटेज पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं कैश रेशो, और जो बाकी बचा हुआ जो रिटेन कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन मनी। क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक पूरे सर्टिफाई वर्क के बराबर पेमेंट नहीं की जाती, उससे कम पेमेंट की जाती है। तो जो परसेंटेज जो रेशो पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं कैश रेशो, और जो कीप कर ली जाती है, जो पोर्शन रख लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। तो आपसे पूछ रहा है रिटेन, यानी कि जो रख लिया जाता है वो क्या होगा, रिटेंशन मनी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नोशनल प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज। देखिए वर्क कंप्लीट नहीं होता लेकिन हर साल के एंड में क्या है, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि कितना पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमने रफ एस्टिमेशन निकाला है, जितना काम हुआ है उसमें जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं उसके बेस पे, तो वो नोशनल प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, इनमें से वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। जिस डेट की बात हो रही है, जिस डेट पे कैलकुलेशन हो रही है, वहां पे जितना वर्क इन प्रोग्रेस है मीन्स वर्क सर्टिफाई प्लस वर्क अनसर्टिफाई, उसमें से जो कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट में जितना एक्सपेंडिचर हो चुका है उसको लेस कर दोगे, you will get the notional profit. Option number D is the right answer. Question number 7, which among the following is the equation of retention money। अभी हमने बात की थी जितना वर्क सर्टिफाई होता है उसमें से जितना कैश पे कर देंगे उसका बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिटेंशन मनी, यानी कि वर्क सर्टिफाई माइनस कैश रिसीव्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जितना वर्क सर्टिफाई हुआ है उसमें से जितना कैश पेमेंट हो गया बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिटेंशन मनी। Option number B is the right answer. Question number 8, the excess of contract price over estimated total cost of the contract is। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से एक्स्ट्रा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ओवर एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट से जो ज्यादा है उस डिफरेंस को, और यू कैन से सिंपली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एस्टिमेटेड कॉस्ट के डिफरेंस को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमने बात की थी नोशनल प्रॉफिट की, तो नोशनल प्रॉफिट कैसे निकाला था, नोशनल प्रॉफिट निकाला था जो भी वर्क इन प्रोग्रेस था, वर्क इन प्रोग्रेस में से जो कॉस्ट आई थी टोटल कॉस्ट उसको लेस कर दिया था, तो क्या बच गया था, नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट का कितना पोर्शन जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा, उसके लिए क्राइटेरिया होता है अगर जो वर्क कंप्लीट है लेस देन 20%, अगर वर्क कंप्लीट क्या है लेस देन 20%, और यू कैन से 1/4। इफ कंप्लीटेड वर्क इज लेस देन 25% और 1/4, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 1/4 और लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला है, तो नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 25 से ज्यादा मीन्स 25 और ग्रेटर देन 25 बट लेस देन 50% वर्क कंप्लीट हुआ है, तो क्या होगा फंडा होगा ऑप्शन नंबर बी, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाई। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन अप्लाई हो जाएगा। अगर जो वर्क है वो 50% से इक्वल टू 50% और 50% से मोर हुआ है बट लेस देन 90% है, तो उस सिचुएशन में फंडा होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाई। अगर जो वर्क है वो मोर देन 90% है, मीन्स ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने वाला है, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाई अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो इसलिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट वहां पे वर्ड यूज करेंगे, नोशनल प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट से आपको कितना फायदा हो सकता है। क्लियर? तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्क सर्टिफाई इज वैल्यूड एट डैश प्राइस। वर्क सर्टिफाई की कैलकुलेशन किस पे होती है, ये कैलकुलेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। देखिए
प्रॉफिट के लिए फंडा था कि हम देखते थे कि वर्क भाई लेस देन 25% हुआ है तो नो ट्रांसफर, अभी हमने पीछे देखा। देन उसके बाद हमने क्राइटेरिया देखा, 25% से 50% के बीच में हुआ है, 50 से 90 के बीच में हुआ है, या मोर देन 90% है। तो वहां पे क्राइटेरिया हमने देखा कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन ट्रांसफर किया, नोशनल प्रॉफिट का कितना पोर्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन जो है लॉस की सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती। वर्क कितना भी कंप्लीट क्यों ना हो, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको सेम ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, dash is provided in contract to cover any likely changes in price or utilizations of material and labor। अगर प्राइस में कोई चेंजेस आ गया तो वो किस क्लोज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। अभी हमने पहले भी डिसाइड किया था, और सॉरी डिस्कस किया था क्वेश्चन में, कि अगर प्राइस फिक्स है तो अब क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट चलना है, इट टेक्स टाइम, तो उसमें बहुत सारे फ्लैक्चुएशंस आएंगे इनपुट के प्राइस में। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है तो वो क्या डाल देता है कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सक्लेशन क्लोज। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फ्यूचर में फ्लैक्चुएशन की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या हो जाएगा, लॉस। तो वो पूरा जो फिक्स प्राइस है जो फ्यूचर में चीजों को एस्टिमेट करके कैलकुलेट करके डिसाइड करता है, बट स्टिल फ्यूचर इज अनसर्टेन, इसलिए एक लिमिट के बियॉन्ड अगर फ्लैक्चुएशन होता है तो उसके लिए एक्सक्लेशन क्लोज एक डाल दिया जाता है कि भाई इसकी लिमिट के बियॉन्ड अगर होगा तो कितना कितना पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी आपस में डिवाइड करेंगे फॉर एक्सेस प्राइस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, पीछे मैंने डिस्कस कर लिया, वर्क सर्टिफाई प्लस अनसर्टिफाई। ये सारी चीजें मैं एक ही क्वेश्चन में आपको बता के आ रही हूँ ताकि फटाफट आप खुद से आंसर कर सको। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इनमें से मार्जिनल कॉस्टिंग का कौन सा फीचर नहीं है। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। फीचर है मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स एंड वेरिएबल में कॉस्ट को क्लासिफाई करती है। टोटल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट, ये फॉल्स है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसलिए टोटल कॉस्ट नहीं चार्ज होती। कंट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह पे कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है, करेक्ट है। फिक्स कॉस्ट आर कंसीडर्ड एज पीरियोडिक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को पीरियोडिक कॉस्ट माना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो उसने पूछा था कौन सा फीचर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज होने की वजह से, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से, आउटपुट में चेंज होने की वजह से कॉस्ट में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट आर क्लासिफिकेशन ऑफ। देखिए जो डिफरेंशियल कॉस्ट है जो कि आउटपुट या प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से या लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज होने की वजह से बियर होती है, इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक होता है डिक्रीमेंटल कॉस्ट। क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है इंक्रीमेंटल, कम हो रही है डिक्रीमेंटल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, the practice of charging both fixed and variable cost to product or services is good। देखिए फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में चार्ज की जाती है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस होता है फिक्स ओवरहेड का। मार्जिनल में वेरिएबल और फिक्स दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद सिर्फ वेरिएबल को कंसीडर किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, और एब्जॉर्प्शन में दोनों कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, टोटल कॉस्ट यानी कि यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या कहते हैं, मार्जिनल इनकम। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रेफर टू एज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाता है? आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पीवी रेशियो शोज। पीवी रेशियो क्या होता है? इसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बोलते हैं पीवी रेशियो को? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100। क्लियर? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 क्या होता है? पीवी रेशियो। क्लियर? और कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम इसके बेस पे ब्रेक इवन की बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपने यूनिट में आंसर चाहिए तो पर यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। और अगर आपको रुपीज में आंसर चाहिए तो इंटू कर दो सेल्स प्राइस, सेल्स पर यूनिट, और इट में भी फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, जरूरी नहीं है पर यूनिट हो, इंटू सेल्स, तब भी आपका क्या आ जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपका एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट के लिए ब्रेक इवन निकालना है कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट का लेवल फाइंड आउट करना है आपने ब्रेक इवन के थ्रू, तो उसमें होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इट में भी ओनली कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स पर यूनिट, और इट में भी ओनली सेल्स, क्योंकि अगर यहाँ पे पर यूनिट लिया तो यहाँ पे भी पर यूनिट लेंगे, यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन की टोटल वैल्यू लिया तो मल्टीप्लाई में भी टोटल वैल्यू यूज करेंगे। क्लियर? और यूनिट्स की बात होगी तो इसमें सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है, सेल्स पर यूनिट को क्या कर देना है? इग्नोर करना है, इसको यूज नहीं करना। यानी कि अगर ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला सिर्फ रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल लीड्स टू। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज और रिड्यूस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट इज 1000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 12 पर यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट 7, फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे रुपीज नहीं लगा हुआ, यूनिट लगा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना है, क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट 1000 है, फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 12 माइनस 7 यानी कि 5, यहाँ से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 5000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ए मेथड ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अगर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब है पीवी रेशियो कैलकुलेट कर रही हैं, तो हम कौन सा टेक्निक इसमें से यूज कर रही हैं? वी आर यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टॉक इज वैल्यूएटेड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो है जिसमें टोटल कॉस्ट कंसीडर की जाती है, तो इसमें जो स्टॉक है किस पे वैल्यू किया जाता है? टोटल कॉस्ट पे। अगर यही चीज मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसर्न में पूछी जाती, इन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक इज वैल्यूएट एट, स्टॉक को किस पे वैल्यू करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट ओनली।
क्लियर, मार्जिनल कॉस्ट ओनली। एब्जॉर्प्शन पे टोटल कॉस्ट पे और मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक को वैल्यू करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ओनली। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।